चलो लेट्स स्टार्ट। आईएएस बड़ा प्यारा सा चैप्टर, इजी सा चैप्टर। मेरे को लगता है अमेंडमेंट के कारण इससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और आने के अच्छे चांसेस है सर। 2 अमेंडमेंट है और दोनों रिस्पेक्टिवली अच्छी अमेंडमेंट है। 3-4 ऐसे तो, बट 2 अच्छी है जिस क्वेश्चन आने के चांसेस। आईएएस चैप्टर जब हम पढ़ते हैं ना, तो इस चैप्टर में एक दिमाग क्रिस्टल क्लियर, एक चीज दिमाग में क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ रखना, ये किसके लिए टैक्सेबल की बात करते हैं? जो रेसिपिएंट, क्योंकि जो जो आदमी जो जो चीजें रिसीव कर रहा है ना इनकम, ये पूरा चैप्टर उसकी बातें करता है सर। तो हमने बोला सर सेक्शन 56 जो कि बेसिकली चार्जिंग सेक्शन है इस हेड का, वो ये बोलता है सर रिसिप्ट ऑफ इनकम, जो पैसा रिसीव कर रहा है उसके हाथ की बात करेंगे सर। पीछे के 4 हेड होता है सर इसके लिए, एक जिसको सैलरी मिलती है, एक हाँ, ये बोलता है सर वो जो 4 में नहीं आते वो मेरे पास आते, ठीक है। इनकम एग्जेम नहीं होना चाहिए, इनकम दूसरे हेड में चार्जेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सर देखते हैं सर, कुछ इनकम है जो इसके अंदर टैक्सेबल है, डिविडेंड इनकम, ये सब तो अभी नीचे डिटेल में देखेंगे सर। लॉटरी इनकम या फिर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर फंड, अगर पीजीपी में नहीं आया तो, अगर पीजीपी में आया तो वहां इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी तो हमेशा यही आएगा सर। हायरिंग इनकम ऑफ प्लांट मशीन एंड फर्नीचर, सर अगर हायरिंग का आपका बिजनेस है, धंधा है तो पीजीपी, और अगर बिजनेस नहीं है तो सरकार बोलती है फिर आईयूएस में आओ सर। और याद रखना जब इसमें आईयूएस में निकालोगे ना आईयूएस में निकालोगे तो उस केस में डेप्रिसिएशन नॉर्मल माइनस करना, एडिशनल माइनस मत करना। एडिशनल पीजीपी में मिलता है, यहाँ एडिशनल नहीं मिलता, ये इंपॉर्टेंट बात है। अबे स्टूडेंट क्या होता है, फ्लो में नया न्यू प्लांटर मशीन लिख देता है गिवन ऑन हायरिंग, उसमें भी एडिशनल डाल देता है। अरे भैया देख तो सही, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। फिर प्लांट एंड मशीन अगर आप बिल्डिंग के साथ दे रहे हो तो पहली बात ये चेक करेंगे या तो पीजीपी, नहीं गया तो आईयूएस। फिर उसके बाद आती है केमन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये तो बड़े प्यार से हम समझे थे, सैलरीड पर्सन है तो सैलरी में ले जाओ सर, अगर बिजनेसमैन है तो पीजीपी में ले जाओ, और वो दोनों ही नहीं है तो आईयूएस में ले आओ सर, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो अमेंडमेंट हुआ है जिसके कारण मेरे को लगता है एमसीक्यू बनने के चांसेस है, एकदम बड़ा सा अमेंडमेंट नहीं है बट है अमेंडमेंट, एमसीक्यू लेवल का तो अमेंडमेंट है सर। यहाँ पर हम ये बोलते थे सर, जहां पर प्राइवेट कंपनी फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा में शेयर इशू करती है, याद आया सर, फेयर मार्केट वैल्यू 150 चल रही है, कंपनी 200 में शेयर इशू कर रही है, तो ये टैक्सेबिलिटी हो जाती थी। जो पर्सन रिसीव कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है उसके हाथ में ये पर्सन की टैक्सेबिलिटी आ जाती थी। इसमें हमने कुछ लोगों को बाहर किया था सर, वो वेंचर कैपिटल वाले लोगों को बाहर किया था, ठीक है, और कुछ लोगों को सरकार ने बाहर कर दिया था स्पेसिफाइड फंड बोल के। वेंचर कैपिटल याद है ना सर, वेंचर कैपिटल कंपनी, फंड, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, इनको तो बाहर किया गया था सर, ठीक है, इनको बाहर करे थे हम, बोले इन पे एप्लीकेबल नहीं करना सर। और स्पेसिफाइड फंड सरकार बोली इनको ही बाहर करेंगे। स्पेसिफाइड फंड तो सरकार ने डिफाइन किया था कि क्या स्पेसिफाइड फंड होते हैं सर, ठीक है। फिर हमने कुछ बातें और करी थी सर, ये अप्लाई सिर्फ प्राइवेट कंपनी में होता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना चाहिए। अरे वो जानबूझ के मजे ले लेंगे सर आपके, आप ध्यान नहीं दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी सर। याद है वो लॉ में पढ़ते हो आप लोग एक लाइन, the company in which the public are substantially interested, ठीक है, and the company in which the public are not substantially interested, इस वर्ड नॉट में खिल जाएगा सर, थोड़ा सा ध्यान रखना सर, ये प्राइवेट कंपनी के पर एप्लीकेबल है। यहां तक जो बताया पुरानी बात। अब बात करते हैं अमेंडमेंट की। पहले क्या होता था, ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता, रेसिडेंट, मतलब एक रेसिडेंट को अगर कोई कंपनी शेयर को फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा में देती थी तो जितना एक्सेस अमाउंट है वो रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होता था। अब इन्होंने क्या किया, बीइंग अ रेसिडेंट वर्ड को काट दिया। इसका मतलब ये है अब तुम दुनिया के रेसिडेंट रहो नॉन रेसिडेंट रहो घंटा फर्क पड़ता है। अब कोई भी पर्सन, अब एनी पर्सन बोलो, एनी, कोई भी अगर सर कंपनी से शेयर्स फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा में ले रहा है तो सरकार बोली आपके हाथ में टैक्सेबिलिटी है सर। आई बात समझ, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद ये स्पेसिफाइड फंड में इन्होंने कुछ कुछ ऐड किया था सर, इसको जस्ट एक बार रीड करना कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है, एक बार रीड कर सकते हो। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, याद है ये तो वही कैपिटल गेन वाला था सर, एनहांस कंपनसेशन, ओरिजिनल कंपनसेशन जो मिलता है आपको उसमें इंटरेस्ट मिलता है, वो आईएएस में टैक्सेबल। एडवांस मनी फोरफिटेड, इसके बारे में हमने ये पढ़ा था सर, 1/4/2014 के पहले का रहा तो कॉस्ट में से माइनस, बाद का रहा तो आईयूएस में टैक्सेबिलिटी, याद है ना। फिर जो सब्सटैंशियल अमेंडमेंट आया वो यही तो पॉइंट है सर, इसमें गजब अमेंडमेंट है। और याद करो सर अमेंडमेंट शीट में इसको बहुत अच्छे से हमने प्रैक्टिस किया, बहुत अच्छे से मैंने इसको एग्जांपल से कराया था, याद है, एलिजिबल
LIP और एग्जेम्प्ट एलिजिबल LIP EEP ट्रिपल E LIPs, ये हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। मैं इसको जरूर बोलूंगा, अभी तो मैं आपको बता रहा हूं ये क्या है करके, बट मैं इसको जरूर बोलूंगा एक बार के लिए वापस इसको ना अमेंडमेंट लेक्चर से देखना, अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी, बैठ जाएगा। अभी मैं आपको एक बार शॉर्ट में याद दिलाता हूँ ये क्या हमने बोला। सर अगर LIP नॉट यूलिप को हमने बाहर किया, यूलिप की तो बात ही नहीं कर रहे सर, हम LIPs की बात कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात कर रहे हैं सर। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज 1/4/2023 के पहले इशूड है, और सर उस केस में अगर आपका प्रीमियम 10% से ज्यादा नहीं है, तो सर मैच्योरिटी में जो पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है। सर 1/4/2023 के पहले प्रीमियम के लिए कोई अमाउंट की लिमिट नहीं थी, ठीक। फिर 1/4/2023 और उसके बाद से सरकार ने बोला भाई LIP के केस में आपको अगर मैच्योरिटी में जो प्रोसीड्स मिलता है वो एग्जेम्प्ट करना है, तो हम दो बातें चेक करेंगे। एक तो आपका प्रीमियम अभी भी 10% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और दूसरी बात हम ये भी ध्यान देने बोलेंगे आपको कि आपका प्रीमियम 5 लाख जो है उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। और ये 5 लाख जो होगा ये एग्रीगेटिव होगा। एग्रीगेटिव मतलब अगर आपने एक से ज्यादा LIPs ली होगी तो हम एग्रीगेटिव करके चेक करेंगे। और ये जो 1/4/2023 और उसके बाद की LIPs है, उसका नाम आज से हम एलिजिबल LIPs रखेंगे और ये नाम से हम उसे चेक करेंगे। तो मेरे को जो लगता है एग्जाम में इसकी डेट की रिलेवेंस गजब है, इसकी डेट की रिलेवेंस गजब है। आप डेट्स को प्लीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था ट्रिपल E LIPs आने के चांसेस कम है। कम इसलिए है क्योंकि आप पहले हो, आपके बाद वाले जो रहेंगे ना उनके लिए ट्रिपल E LIPs का भी क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। बट मैं आपको ये बोला था एक बार देख के जाना, क्योंकि मेरे को इंस्टीट्यूट पे कोई खास भरोसा है नहीं, वो कुछ भी कर सकती है, तो बेटर है ट्रिपल E LIPs भी देख के जाना, ठीक है। ट्रिपल E LIPs कब होती है सर? सिंपल सी बात है सर, अगर एक LIP, प्लीज ध्यान देना, एक LIP 1/4/2023 की है और एक LIP 1/4/2024 की है, तो 23 वाली क्या कहलाती है? ट्रिपल E LIPs। ये वाली क्या कहलाएगी? एलिजिबल LIP। आई बात समझ, याद आया सर? प्लीज इसको डेफिनेटली वो अमेंडमेंट शीट या अमेंडमेंट लेक्चर से एक बार देख के ही जाना, तो आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी सर, अच्छी क्लैरिटी रहेगी। नहीं तो होगा ये कहीं ना कहीं आप दिक्कत कर दोगे इसमें। एक क्वेश्चन बनने के डेफिनेटली चांसेस है 2 मार्क्स के, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है सर इससे, कि वो आपको पॉलिसी 1/4/2023 के पहले की दे दे, फिर या तो हो सकता है पॉलिसी 1/4/2023 के बाद दे बट प्रीमियम 10% से ज्यादा दे दे, या तो हो सकता है वो ये चेक करे कि 5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम हो रहा है 2 एलिजिबल LIPs का, वो आपको चेक करेगा सर, वो आपको चेक करेंगे, बहुत स्कोप है और मेरे को लगता है MCQ के लायक तो है, गारंटीड है सर। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो मेरे को लगता है IUS में गजब है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाकी तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये चीज जो समझाई, ये यहाँ पर टेबल पे भी दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना सर, प्लीज इसको जरूर देख के जाना, ठीक है, छोड़ना मत इसको। अच्छा, डेथ में मिला तो अगर 1/4/2023 या उसके बाद की LIPs है, पहले मिला तो एग्जेम्प्ट है, कोई डाउट फिर क्या पढ़ रहे? 1/4/2023 और उसके बाद की LIPs है, और मान लो उसमें डेथ के केस में पैसा मिल रहा है, तो फिर एग्जेम्प्ट। डेथ हमेशा एग्जेम्प्ट है सर, ठीक है, उस पर दिमाग मत लगाना, उसको ज्यादा मत सोचना, ठीक है। आई बात समझ? मुझे लगता है बहुत प्यारा सा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, MCQ में कवर करेगा। इन लोग क्या करते हैं, IUS में कुछ अमेंडमेंट होता है ना, MCQ में पूछ देते 2 मार्क्स के, उसमें कवर हो जाता है अमेंडमेंट। जैसे वो शेयर्स वाला है, अच्छा अमेंडमेंट है, छोटा सा है बट अच्छा है, अगर कोई बच्चा ध्यान नहीं देगा ना तो बैंड बच जाएगी। दूसरा सर ये अच्छा पॉइंट है, LIPs और एलिजिबल LIPs, और आएगा देखना इसका RTP में क्वेश्चन, आ भी नहीं तो इंस्टीट्यूट डालेगी जरूर RTP में इसका क्वेश्चन, तैयार करेगी आपको कि मैं फ्यूचर में कभी भी पूछूंगी इसको, क्योंकि ये अच्छा पॉइंट हो चुका है ना सर, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्लियर है ना? पक्का बढ़ सकता हूँ ना आगे? ठीक है, क्या सोच रही है आंचल? क्या हो गया, भूख लग रही है?
अरे नाखून खा रही थी, नाखून खाते खाते सोच रही थी, तो मैं बोला क्या सोच रही है? अपन लेंगे ना बहन, अपन भी लेंगे एलआईपी, तू टेंशन क्यों ले रही? पहले सीए हो जान दे, फिर एलआईपी भी लेंगे अपन, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है? चलो अभी पढ़ते हैं। ध्यान दो सर, डिविडेंड। सर डिविडेंड के लिए दो बातें एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी से याद रखेंगे। पहला, सर डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी आईयूएस में, चाहे इंटरिम बोलूं, चाहे फाइनल बोलूं, चाहे दुनिया में कोई भी डिविडेंड बोल के नाचो, सबकी टैक्सेबिलिटी कहां पर आएगी? आईयूएस। डिविडेंड की हम कैटेगरीज बांट दिए थे सर, कुछ ऐसे केसेस थे जहां पर जिसको हम डीम डिविडेंड मानते थे, ठीक है, जिसमें ए पॉइंट ये था सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एंटेलिंग रिलीज ऑफ एन एसेट्स, कंपनी से आपको एसेट्स वगैरह रिलीज, याद है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप बोनस शेयर दे रहे हो, प्रेफरेंस को बोनस नहीं मिलता है, बोनस इक्विटी को मिलता है, अगर आप प्रेफरेंस को बोनस दे रहे हो, एंटेलिंग रिलीज ऑफ एन एसेट्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ पर कंपनी के डिवेंचर से है सर, डिवेंचर होल्डर को क्या दे रहे हो आप? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, लोन से उसको मालिक बनाने की तरफ लेके जा रहे हो सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। या तो फिर कंपनी, ये यही तो पॉइंट था ना सर, लिक्विडेशन वाला जो कैपिटल गेन से कनेक्ट करता है सर, याद है मैंने आपको बताया था कैपिटल गेन जब रिवाइज करा रहा था, तो याद रखना उसका शेयर और रिजर्व, रिजर्व वाला जो पार्ट है उसमें से उसका जितना शेयर बनता है वो कहां पर आ जाता है? आईयूएस में, ऐसा डीम डिविडेंड आ जाता है, ये सी वाले पॉइंट के कारण आता है। फिर सर कंपनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है, तो इन चारों पॉइंट के केस में सर आपका डीम डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी होती है, बट याद रखना उतना ही रहता है जितना आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो इन द फॉर्म ऑफ चाहे रेवेन्यू नेचर चाहे कैपिटल नेचर। एग्जाम में बच्चा ये भूल जाता है कि सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी तो देखना था। आप क्या होता है हड़बड़ी में ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भूल जाते हो। कैसे? सर आपको वो डीम डिविडेंड मान लो, चलो यही समझ लो, डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन 5 लाख, ठीक है, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी के पास 4 लाख, तो डिम डिविडेंड कितना होगा? 4। हड़बड़ी में हम 5 कर देते हैं, होता है एग्जाम में, हड़बड़ी में 5 हो जाता है, 4। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितना है, चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो, 4। क्लियर? 5 वाला पॉइंट अलग से इसलिए बोलना जरूरी होता है सर, क्योंकि यहां पर जब हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखते तो कौन सा नहीं देखते? कौन सा नहीं देखते सर? कैपिटलाइज प्रॉफिट नहीं देखते, सिर्फ रेवेन्यू नेचर का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखते हैं। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सर। ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? प्राइवेट कंपनीज के लिए सर। पब्लिक कंपनी में ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ये करना भी मत। इंस्टीट्यूट मैट में इसका क्वेश्चन दिए कि पब्लिक कंपनी में भी क्या एप्लीकेबल? नहीं सर, पब्लिक में तो ये बात ही नहीं आती, प्राइवेट पे टैक्सेबिलिटी की बात आती है। जब प्राइवेट कंपनी किसी को लोन एडवांसेस दे, वो किसी कौन होगा सर? सरकार ने बोला भैया वो शेयर होल्डर हो सकता है, ठीक है, जिसका 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर हो, या ऐसा कोई कंसर्न जिसमें उस शेयर होल्डर का इंटरेस्ट हो, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो सर, ठीक है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट याद है ना सर, 20%। या फिर सर किसी भी पर्सन को उसके इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए दे सकते हैं। तो इस केस में अगर कोई प्राइवेट कंपनी लोन एंड एडवांसेस दे रही है इन सब लोगों को, और सर जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो रेवेन्यू नेचर का अगर उसके पास है, तो सरकार बोलती है उस केस में हम उसे क्या मान के चलेंगे? डीम डिविडेंड, और आईयूएस में टैक्सेबिलिटी। फिर कुछ केसेस में एक्सक्लूजन था सर, अगर कोई कंपनी परचेस कर रही खुद के शेयर्स, डीमर्जर वाला केस में सर सेट ऑफ कर रही है डिविडेंड से, या फिर सर लोन एडवांसेस देना उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का काम था सर, ठीक है। उसके बाद सर ये वाला पॉइंट था सर, एनी डिस्ट्रीब्यूशन इन अकॉर्डेंस विद सी एंड डी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर इशूड फॉर फुल कंसिडरेशन, जहां पर शेयर फॉर फुल कंसिडरेशन है सर, एंड इज नॉट एंटाइटल इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के केस में नहीं सर, अलग से, ठीक है। टैक्सेबिलिटी में मेरे को दो बातें अच्छी लगी जो स्टूडेंट बहुत गड़बड़ करे हैं, बहुत देखा है मैंने लोगों को गलती करते हुए। सर टैक्सेबिलिटी ऑफ डीम डिविडेंड, हमने ये बोला था सर डीम डिविडेंड टैक्सेबल है शेयर होल्डर के हाथ पे, और कंपनी के हाथ में टैक्सेबिलिटी नहीं आती है सर, ये सिंपल था। एक बात ये याद रखना, अगर ये पॉइंट आता है तो आपको टीडीएस मेंशन करना है सर, टीडीएस नहीं छोड़ देना, वो बोलेगा ही नहीं कभी टीडीएस मेंशन करने, आपको समझ आना चाहिए सर। 194 याद है ना, 194 आज भी जिंदा है, वो बोलता है टीडीएस कटेगा सर डिविडेंड में, और अगर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड है तो 194 के बीच में आ जाता है, वो बोलता है सर हम भी टीडीएस काटेंगे, 10% प्रोवाइडेड किससे ज्यादा हो, 5,000 से ज्यादा हो, एंड अदर देन कैश, अदर देन कैश, ठीक है, 5,000 एंड अदर देन कैश, याद रखना दोनों है एंड। ये तो बच्चे वाली बात, यहाँ पर कोई गलती नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट सबसे बात ये थी सर कि हमें डिविडेंड के केस में 20% तक एक्सपेंस मिल जाता है, याद है
इसमें गलतियां बहुत होती है सर। 20% मैक्सिमम है। अबे उससे कम होगा तो कम माइनस करोगे ना, पागल हो क्या, जबरदस्ती 20 थोड़ी माइनस कर दोगे भाई। 4 लाख का डीम डिविडेंड था तो 4 लाख का 20% कितना हुआ, 80,000। आप जब अगर आपका खर्चा ही 20,000 हुआ तो 80 थोड़ी माइनस कर दोगे। पर ये कौन सा खर्चा, ये बताओ कौन सा खर्चा, कौन सा खर्चा माइनस करोगे 20%? मैं तो बोल रहा था वो गाड़ी में गया था, पेट्रोल का खर्चा, डिविडेंड लेने गया था ना। कुछ भी थोड़ी, क्यों भाई, कुछ भी क्या, गाड़ी में तो गया था मैं। हाँ कार का पेट्रोल का तो देंगे, डिविडेंड लेने गए थे और बताइए भाई कौन सा खर्चा। चलो मेरी बारी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी बारी। सर समझते हैं, नो डिडक्शन अदर देन द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ, बेचारी सही बोल रही थी, तुम लोग उसको घसीट के गलत कर दिए। वही तो सही बोल रही थी, हाँ गलत कर दिए। बताऊंगा सर, आपको सिर्फ कौन सा एक्सपेंस 20% मिलेगा, इंटरेस्ट। हाँ चल वेरी बैड, बोल दिया मैंने। हाँ हाँ नहीं बोलेगी तो तू घर से उठवा लेगी उसको, नालायक को इधर ध्यान दो। सर समझ आ रहा है, इंटरेस्ट, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना सर। कोई भी एक्सपेंस आप माइनस नहीं कर सकते। आपको एग्जाम में ब्रोकरेज देगा, कौन से आरटीपी एमटीपी में देखो, ये याद नहीं है मेरे को, एमसीक्यू में देखा हूं सर। डिविडेंड का क्या बोलते हैं, इनकम 4 लाख रुपए, ब्रोकरेज खर्चा 20,000 रुपए, बकायदा ब्रोकरेज इंटरेस्ट सब एक्सपेंस दे दिया। कई लोग पूरा माइनस करके निकाले, और सिर्फ सिंपल इतना था कि कितने इनकम की टैक्सेबिलिटी है, इतना सारा क्वेश्चन था। बट वो बात ये थी ब्रोकरेज इंटरेस्ट सब था सर। ध्यान रखना इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट माइनस करेंगे, और वो भी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता सर। समझ आया ना, ठीक है। ग्रॉसिंग अप वाला कंसेप्ट याद है ना सर, वो तो हम इनकम ग्रॉस अप करके ही दिखाते हैं सर, और टीडीएस वाली अमाउंट तो लास्ट में जब हम टैक्स निकालते हैं तब माइनस करते हैं, वो बहुत दूर की दिल्ली है, ठीक है। म्यूचुअल फंड की जो इनकम होती है उसमें भी सेम टैक्सेबिलिटी है सर। कंपनी के हाथ में कुछ नहीं होता, कंपनी सिर्फ टीडीएस काटती है सर। जो पैसा पे करेगा वो टीडीएस काटेगा, जो पे करता है वो टीडीएस काट देता है सर, ठीक है। फिर टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, card games and other games, or any sort of gambling, betting, or any form of nature whatsoever, ये सब की टैक्सेबिलिटी सेक्शन 115 में, ये बहुत इजी है, ये कोई एकदम रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। बट इसमें एक पॉइंट जो याद हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। मेरे फ्रेंड ने क्वेश्चन किया, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लॉटरी की टिकट्स दे रहा है जी, तो भी आईओएस में टैक्सेबल, आंख बंद करके, कोई भी लॉटरी का जो जिससे इनकम हो रहा है उससे, हाँ तो इनकम जिससे भी लॉटरी से हो रहा है तो वो अपना, हाँ वो क्या होता है मैं बता रहा हूँ, वो जो तेरी फ्रेंड सोची वो थॉट प्रोसेस पे क्या था मैं बता रहा हूँ, उसके दिमाग में ये था कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया तो वो तो सैलरी में आना चाहिए। तो आप ये तो समझो कि एम्प्लॉय के हाथ में नेचर तो जो इनकम है वो विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, तो वो कहाँ से आएगी सैलरी में, पूरा सैलरी पड़े, कहीं दिखा है ऐसा कुछ, है ही नहीं, है ही नहीं, ठीक है। ये चीज सिंपल ध्यान रखना, आई बात समझ। तो सर विनिंग फ्रॉम अगर ऑनलाइन गेमिंग है तो वो यहाँ पर लेके आप नहीं आएंगे सर, क्योंकि विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग का कहा सर, अलग एक सेक्शन है सर, उसमें 30% अपन टीडीएस काटते हैं सर। सर आपको कोई डिडक्शन मिलती नहीं है सर चैप्टर 6A में। एक्सपेंडिचर का तो सोचना भी मत, एक्सपेंडिचर और अलाउंस का तो सोचना भी मत। सर क्या बेसिक एग्जामिशन लिमिट से एडजस्ट कर सकता हूं, नहीं, ये पॉइंट ध्यान रखना। रीजन ये है सर
कि इन केस अगर 2 मार्क्स का एमसीक्यू रहा और टैक्सेबिलिटी निकालने के लिए आया तो ध्यान रखना अंडर संडे नेचर की इनकम है, काहे का बेसिक एग्जेम्पशन से एडजस्ट करने देंगे आपको, देंगे ही नहीं सर। आई बात समझ, क्लियर हुआ ये सबको? ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात मेरे को जो लगता है। हाँ, टीडीएस तो इससे कनेक्ट करेगा ही, अपन जिस दिन टीडीएस पढ़ेंगे, अरे याद है ना 194B डबल बी ये भी आएगा सर, टीडीएस तो कनेक्ट करेंगे सर। टीडीएस तो फ्लैट 30% कटता है, ये 10,000 से ऊपर होना चाहिए, वो टीडीएस वाली कहानी कभी भी जिंदा है सर, ठीक है, वो टीडीएस पढ़ेंगे तो कवर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये हमने बोला था सर आईयूएस में ही टैक्सेबल होती है सर, ठीक है। लिमिट कितनी है? 5,000। एक केस है जहां पर कहा कितनी हो जाती है लिमिट, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेप्ट फ्रॉम saving bond 7.75% taxable bonds 2018 if the interest exceed, ठीक है। फिर टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, ये तो बड़ा प्यारा है, बहुत सिंपल है, इजी है सर। इसमें अगर मैं कैश गिफ्ट की बात करूं तो आंख बंद करके ये देखना कि सर 50 एग्रीगेटिव देखा जाएगा सर, 50 अगर 50,000 से एक्सीड करता है तो पूरी टैक्सेबिलिटी, अगर 50,000 1 रुपी भी हुआ तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा सर। आई बात समझ, ये चीज का ध्यान रखना। फिर इसमें हमने बात की थी इमोरल प्रॉपर्टी। अब जब ये इमोरल प्रॉपर्टी है ना सर, तो बहुत सारी चीजें ध्यान देना पड़ता है सर। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की लड़ाई हो जाएगी, याद है ना सर, डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ रजिस्ट्री। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं सर कि कभी भी आप जब पढ़ते हो तो ध्यान रखना कि सर कैपिटल गेन और आईयूएस साथ साथ पढ़ो, बहुत पास पास से निकलते हैं लोग, क्योंकि सर ये अच्छा एक बात और भी याद रखना, ये यहाँ पर टैक्सेबिलिटी तो बंदे की तभी आती है सर जब वो क्या होना चाहिए, कैपिटल एसेट। अगर वो कैपिटल एसेट जैसा रिसीव नहीं कर रहा है तो आईयूएस में टैक्सेबिलिटी आ ही नहीं सकती, ये चीज का ध्यान रखना। विदाउट कंसिडरेशन है तो सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 से एक्सीड कर रही है, अगर सर फॉर कंसिडरेशन है तो रुको, फिर तो बहुत सारी चीजें बीच में आती है सर, क्योंकि फिर हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकालेंगे, फिर उससे चेक करेंगे, फिर डेट ऑफ एग्रीमेंट, रजिस्ट्री, सब चीजें होगी सर। तो इसीलिए साथ में करना चाहिए, पहले कैपिटल गेन वाला, फिर वो पीजीपी वाला भी है और फिर ये आईयूएस वाला है, ठीक है। अगर वहां पर ढंग से समझो तो यहां मेहनत नहीं है, ठीक है। तो एक बिल्डर अगर दूसरे बिल्डर को दे रहा है तो आईयूएस का भी बात ही मत करना, क्योंकि वो तो सर एज ए स्टॉक एंड ट्रेड है। सर एक बिल्डर अगर मेरे को वर्धमान सर को दे रहा है तो आईयूएस की बात बिल्कुल करो सर, क्योंकि वर्धमान सर एज ए कैपिटल एसेट रिसीव कर रहे हैं सर। आई बात समझ, बहुत अच्छे से ध्यान देना इसको। इसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टीज की बात थी। अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी में एक बात, पहली बात इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है याद रखना चाहिए, इसको भी एग्रीगेटिव देखा जाता है, पहली क्लियरिटी। दूसरा सर, मूवेबल प्रॉपर्टीज कौन सी मूवेबल, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कोई भी नहीं आती है सर। जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती वो तो मूवेबल प्रॉपर्टी कवर्ड भी नहीं है। एग्जांपल कार, याद आया, वो कवर्ड भी नहीं होती है सर। और उसकी वैल्यू कितनी एक्सीड करना चाहिए, 50,000 से ज्यादा। विदाउट कंसिडरेशन है तो 50,000 से ज्यादा, विद कंसिडरेशन है तो हम फेयर मार्केट वैल्यू को बीच में ला के कंपेयर करेंगे सर। एग्रीगेटिव देखना, ये बात याद रखना, एक एक इंडिविजुअल एसेट मत देखना। और जब इमोरल प्रॉपर्टी का देखोगे तो इंडिविजुअल एसेट्स देखना, कैश वाला देखोगे तो एग्रीगेटिव देखना, ये काम की बातें हैं, यही तो मेन याद रखना है। ये पागल, इमोरल प्रॉपर्टी एग्रीगेटिव नहीं देखना है, मूवेबल प्रॉपर्टी और कैश वाला एग्रीगेटिव देखना है, ठीक है, आया समझ। इसके बाद एक्सेप्शन थे सर, कुछ लोगों के हाथ में इसकी टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं होती, वो रिलेटिव याद है ना सर, ठीक है, खानदान याद करना सर, ठीक है, मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे सब याद करना सर, याद है ना। एक काट दिया मैं। रिलेटिव में कौन कौन, मैं, मेरी भाई, मेरे पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, हमारे बच्चे, सर हमारे एंसेस्टर, ठीक है, और सर हमारे लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट सब कवर होते हैं सर। मेरे भाई बहन आएंगे कि नहीं, आएंगे ना, उनके स्पाउस आएंगे ना, जितने लोगों की बात हुई उनके स्पाउस आ जाएंगे ना सर। पर क्या मेरे भांजे आ जाएंगे, भांजा भांजी नहीं आते सर, याद है ना सर। रिलेटिव बहुत अच्छे से सिखाता रेगुलर क्लास में, रिलेटिव। फिर ऑन द ओकेजन ऑफ, नालायक हो, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, ये बहुत सिंपल है सर, ठीक है, अंडर विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, सर इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर, ठीक है, जो पे कर रहे हैं डोनर, उनके कंटेम्पलेशन पे चल रही बातें।
फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, चैरिटी वगैरह, ये सब चीजें। ये वाला पॉइंट याद रखना, ये पूछे नहीं है। अमेंडमेंट पिछली बार का है, पूछे अभी तक नहीं है सर। सर ये एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगी सर अगर आपको ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट से पैसा मिल रहा है सर जो सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में कवर्ड है सर। ठीक है, उसके बाद सर कोविड-19 वाला केस याद है सर? ठीक है, तो सर कोविड-19 के लिए अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई उसके या उसकी फैमिली के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई पैसा दे रहा है, सरकार बोली एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट सोच ही क्यों रहे हो? याद है ना? हाँ हाँ है ना। अरे पहले तो बेसिक बता रहा हूँ, मैं कब बोला नालायक को? ठीक है सर, कोई भी इंडिविजुअल है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट या उसकी फैमिली के मेडिकल ट्रीटमेंट बेसिकली कोविड-19 के कारण, तो सर उसको अगर पैसा मिल रहा है तो सरकार बोलती एग्जेम्प्ट है। ठीक, फिर सर अगर वो मर गया और उसकी फैमिली को पैसा मिला, तो सर अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो लिमिट ही नहीं है। एम्प्लॉयर के अलावा कोई पूरी दुनिया दे रही है तो सरकार बोली लिमिट है, फिर तो लिमिट है सर। हाँ ये कहां से ले आई? सैलरी से जागो मोहन प्यारी, ये आईओएस है। ठीक है, नहीं वो सैलरी सोच रही है, वो सैलरी सोच रही है टिपिकल, और मेडिकल फैसिलिटी सोच रही है जहां पर रीइंबर्समेंट बहना आईओएस। ठीक है, तो सर अगर एम्प्लॉयर के अलावा कोई पैसा और दे रहा है तो देयर इज अ लिमिट सर, 10 लाख की लिमिट है मैक्सिमम। बट इसकी भी टैक्सेबिलिटी के लिए सर कुछ बातें हैं सर। एग्जेम्पशन के लिए इन्होंने बोला सर रिसीव विद इन 12 मंथ्स, और आपको सर बाकी सब कंडीशंस जो है सैटिस्फाई करना पड़ेगा सर। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? फैमिली में कौन कौन आता है? स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल एंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल और एनी वन ऑफ देम। ओनली और मेनली डिपेंडेंट होना चाहिए सर। याद रखना ये डिपेंडेंट वर्ड के साथ ना खेल देता है सर, बहुत गजब खेलता है इस वर्ड के साथ। ठीक है, रिलेटिव में एचयूएफ भी कवर्ड होता है, फैमिली मेंबर भी कवर्ड हो जाती है। प्रॉपर्टी हमने देखा था, प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था, ये वाला याद रखना है, नया नया था सर, बहुत नया नया सर। वर्चुअल डिजिटल एसेट बहुत ही नया नया है सर। ठीक है, अभी आया नहीं एग्जाम में, आएगा, कब आएगा नहीं पता, आएगा। बाकी तो हम पहले भी पढ़े, पहले तो बाकी सब तो हम कैपिटल गेन में वैसे भी पढ़ के आ रहे सर। ठीक है, अच्छा बुलियन याद है ना सर? बुलियन भी ध्यान रखेंगे सर, याद है ना सोने का बिस्किट? ठीक, फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, ये बड़ा प्यारा था, ये बोलता था डिविडेंड का 20%। अच्छा 20% कौन सा? वेरी गुड, ऐसे याद रखना है। 20% कौन सा? इंटरेस्ट। उसके अलावा कुछ माइनस करूंगा तो आपको एग्जाम में ब्रोकरेज देगा। मैं किस आरटीपी में ये देखा हूं ना, मेरे को याद नहीं है, मैंने देखा है मींस देखा है सर, वो जानबूझ के ब्रोकरेज दे दिए थे सर। ब्रोकरेज नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा सर, और वही मैक्सिमम लिमिट 20। ठीक है, हाँ फिर उसके बाद सर ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट, ये तो हम पहले भी कवर कर चुके हैं सर जब हम पीजीईपी पढ़ते हैं, तो याद है ना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर को बोलते हैं जहां पे जमा कर दे, ये इसकी डिडक्शन मिल जाती है सर। ठीक है, फिर ये यहाँ पर याद रखना, अभी मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया था सर, अगर आपने प्लांट मशीन वगैरह किराए पे दिया है तो सरकार ने बोला सुन भैया नॉर्मल डेप्रिसिएशन माइनस करेगा तू, रिपेयर का खर्चा माइनस कर, इंश्योरेंस माइनस कर, सब माइनस कर, पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मत माइनस कर देना, ये बस पंगा मत करना। ठीक है, फैमिली पेंशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली पेंशन ध्यान रखेंगे सर। ठीक है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन पेंशन इज रिसीव बाय फैमिली, इसका मतलब फैमिली पेंशन। हर बार यही वर्ड थोड़ी मिलेगा फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन मिला तो वो क्लिक कर जाएगा, नहीं मिला सेंटेंस में मिला तो दिमाग में रखना। ठीक है, फैमिली पेंशन के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी सर 1/3, जितना भी मिला उसका 1/3 और 15,000 दोनों में which ever is less, सॉरी लेस लेस लेस, ठीक है लेस, which ever is less सर, लेस अलाउड है, इससे ऊपर रहा तो टैक्सेबिलिटी है। ठीक है, कोई भी और एक्सपेंडिचर आप माइनस कर सकते हो, प्रोवाइडेड सर कैपिटल नेचर का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और वो एक्सपेंडिचर अलाउेबल होना चाहिए सर। इंटरेस्ट के लिए याद है सर, इंटरेस्ट कभी पूरा टैक्सेबल नहीं होता, 50% सर। ठीक है, अमाउंट नॉट डिडक्टेबल सर, पर्सनल एक्सपेंस तो आते नहीं है सर, जिसमें टीडीएस टीसीएस काटे नहीं हो वो आते नहीं है सर।
ठीक है, जो सेक्शन 40 में डिसअलाउ है उस टाइप के नेचर के एक्सपेंस तो आप क्लेम कर भी नहीं सकते सर। इसके बाद कुछ टॉपिक सीएमए वालों का था सर। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन बहुत सिंपल दिया हुआ है, दो ही अलग से सीएमए और सीएस वालों के लिए कवर होता था। वेयर नेसेसरी ट्रांसफर द सिक्योरिटी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीएक्वायर द सेम। सरकार बोलती थी चोर लोग, जिन लोग क्या करते हैं बॉन्ड को किसी और को, मजेदार चीज है, आप लोग भी फाइनल में पढ़ोगे, मस्त है। कोई आदमी क्या करता है, जैसे बॉन्ड्स वगैरह में इंटरेस्ट मिलने वाला है, अब वो देखा साला मेरी इनकम तो भयानक हो गई है, अब बॉन्ड से इंटरेस्ट मिलेगा तो और बढ़ जाएगी, टैक्सेबिलिटी आ रहेगी। वो क्या किया, बॉन्ड्स अपने किसी को दे दिया और बाद में उसी से खरीद लिया। पहले इसलिए दे दिया ताकि इंटरेस्ट उसको मिल जाए, फिर जैसे उसका 2.5 लाख का लिमिट यूज कर लूं, बाद में बॉन्ड पे खरीद लिया, और वो तो अंदर की बात है, मैं तो उससे ले लूंगा ना 2.5 लाख वापस। तो ये सरकार बोली भैया जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा ना सर, वो ट्रांसफरर received by the transferee will be deemed to be taxable in the hands of transferor। ये चोर चमारी वाली हरकत कर रहे हो, ठीक है। फिर इनकम ऑन डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड, इसमें सरकार ने बोला था सर अगर इफ सच बॉन्ड इज नाइदर ट्रांसफर्ड नॉर मैच्योर्ड तो सर इनकम देखी जाएगी, मार्केट वैल्यू कंपेयर की जाएगी सर, बिगिनिंग और एट द एंड। मार्केट वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी, एंडिंग में कितनी थी, दोनों का डिफरेंस जो भी रहेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो बॉन्ड की वैल्यू पहले 1000 थी, बाद में 2000 हो गई, तो 1000 रुपए आपकी इनकम, ठीक। इफ सच बॉन्ड इज रिडीम, अगर आप बॉन्ड को रिडीम करवा रहे हो तो सर जितना भी रिडम्पशन में प्राइस मिला, जितनी भी रिडम्पशन में पैसा मिला, लेस जितना भी आपने वैल्यू पिछली बार टैक्सेबिलिटी के लिए ले चुकी है वो माइनस कर लेंगे। सर अगर बिफोर मैच्योरिटी है, बिफोर मैच्योरिटी अगर आप बॉन्ड किसी को दे रहे हो तो सरकार बोली बैठ, फिर तो तू बैठ, कैपिटल गेन जिंदा है। और याद रखना बॉन्ड्स और डिवेंचर में तो हम इंडेक्सेशन भी नहीं देते, और अगर ये तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड है ना सर, इसमें इंडेक्सेशन होगा भी नहीं। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड होता तो हम इंडेक्सेशन सोच भी लेते सर। आई बात समझ, बैठा दिमाग में। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चंस बचे, ठीक है डायरेक्टली। चलो भाई क्वेश्चन देखते 3.490 बोले, ये तो है पहला, यही दिख गया मेरे को। चलो सर भाई, चलो Rahul, a resident Indian holding 28% of the equity share in a company, took a loan of 5 lakh from the same company. On the date of granting the loan, the company has an accumulated profit of 4 lakh. The company is engaged in some manufacturing activity. Is the amount of loan taxable as deemed dividend if the company is a company in which the public are substantially interested? बताओ भाई। नो सर, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी में तो ये सब बातें आती ही नहीं है सर। अगला, व्हाट विल बी योर आंसर इफ द लेंडिंग कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी? तो एप्लीकेबल हो जाएगा सर। फिर अमाउंट कितनी होगी, याद है ना सर? मजे लेने के लिए मैं ऐसे भी कर सकता हूँ सर, 3 लाख का कैपिटल प्रॉफिट है और 1 लाख का रेवेन्यू प्रॉफिट, तो सर सिर्फ 1 ही लाख होगा क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट लेते हैं, कैपिटल नहीं लेते हैं। मजे के फुल स्कोप है। 502 नीचे 502 ये रहा, देखो भाई। Mr. A, a dealer in shares, received the following without consideration during the previous year 23-24 from his friend Mr. B. Cash gift of 75,000 taxable. Bullion, the fair market value of which was 60,000 on his birthday, क्या taxable है? हाँ taxable है। A plot of land at Faridabad on 1 July 2023, the stamp duty of value of which is 5 lakh on that day. Mr. B has purchased the land in April 2009. अब देखो मिस्टर बी के हाथ में पूछा तो कैपिटल गेन है ना, और सर जो रिसीव किया उसके हाथ में तो आईयूएस, ठीक। Mr. A has purchased from his friend Mr. C, who is a dealer in shares, 1000 share of X Limited at the rate of 400 each on 19 June 2023. The fair market value of which was 600 each on that date. Mr. A sold the shares in the course of his business on 23rd June 2023. बताओ क्या होगा? पक्का जी, दोनों डीलर है सर।
ये देखो, ये डीलर इन शेयर्स है, ये जिससे परचेज किया वो भी डीलर इन शेयर्स है, तो फिर पढ़ ही क्यों रहे हो? Further, on 1st November 2023, Mr. A took possession of property office building booked by him 2 years back at 20 lakh. The stamp duty value of the property as on 1st November 2023 was 32 lakh. And on the date of booking was 23. He had paid 1 lakh by account paid check on the date of booking. Thank you. तो हम कौन सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले? 23 लाख लेंगे सर। किसको कंपेयर करेंगे सर? 20 लाख। तो हमने बोला था सर जो आपका सेल का जो कंसिडरेशन प्लस 10%, तो ये कितना हो जाएगा? 22। सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 23। क्या ये इसके बीच में कवर होती है? नहीं, ये तो इसके बाहर चले गई। तो हमारा जो सेल कंसिडरेशन वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा सर? 23। यही हमारा सेल कंसिडरेशन हो जाएगा। ठीक है, याद आया ना? तो सर ये इसने कितने में लिया था? 20। तो सर क्या इसका डिफरेंस 3 लाख टैक्सेबल हो जाएगा? समझ आया ना? रेसिपिएंट के हाथ में। ऑन 1 March 2024 he sold the plot of land at फरीदाबाद for 7 lakh। फरीदाबाद वाली बात ऊपर भी हुई थी सर। 5 लाख में रिसीव किया था सर, 7 लाख में बेच दिया। अरे मेरा क्वेश्चन ये है, कैपिटल गेन आएगा क्या आएगा? कैपिटल गेन आएगा पक्का, शॉर्ट की लॉन्ग? चल सोच लो, सोच लो, सोच। क्या चीज? ओ लो मैम। अगर आप शॉर्ट बोलोगे तो मैं बोलूंगा सेक्शन 47 मर गया। एनी ट्रांसफर इन द नेचर ऑफ गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट, उस केस में उसे ट्रांसफर नहीं माना जाता। तो उस केस में कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग, ए भाई पूरी राम कथा रामायण क्या बुद्धि, ये क्या हो रहा है? ये क्या है भाई पागल? ये तो दिया हुआ तुम अपना अपना बताओ ना, कोई किसी के ऊपर क्यों जा रहा है भाई? 5 लाख रुपए टैक्सेबल है, ये तो क्रिस्टल क्लियर है। किसके हाथ में? ए की बी? तो ए की बी, बाकी लोग सोच रहे हैं पागलों ही तो रिसीव कर रहा है, सालो क्या सोच रहे हो? नहीं, हर बार क्यों घुमाऊंगा? मैं तो डायरेक्टली पूछा कौन रिसीव कर रहा है। नालायक को ए मरेगा ना। 5 लाख रुपए टैक्सेबिलिटी आ गई ना, विदाउट कंसिडरेशन है 50,000 से ज्यादा की वैल्यू है सर, तो 5 लाख रुपए ज्यादा होंगे ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो सर टैक्सेबिलिटी आ गई। आगे टैक्सेबिलिटी बेचा भी तो साथ में बेचा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट बोलोगे तो इंडेक्सेशन नहीं करूंगा, लॉन्ग बोले तो इंडेक्सेशन करूंगा। बताओ बताओ, शॉर्ट लॉन्ग? शॉर्ट तो है, ठीक है। ये तो कैपिटल नहीं, ये कैपिटल गेन की इनकम भी तो निकालने बोला ना। इनकम तो निकालिए, शॉर्ट नहीं पूछूंगा मैं, बार बार पागल हो गई है, 2 बार रिपीट कर चुका हूं मैं। जल्दी बताओ शॉर्ट की लॉन्ग, जल्दी फिर आगे पढ़ेंगे यार।
मैं तो सब बोलूंगा। ये भगवान 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 एंड भगवान। क्यों ही सोच रहे हैं राम मालिक बाप रे। मैं तो घुमा रहा था। मैं कब बोला कि मैं सही आंसर बता रहा हूँ? नहीं, आप घूम गए थे जब मैं सेक्शन 47 की बात किया और ट्रांजैक्शन बताया तो। अरे नालायको, वो ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर वाली बात है। वो ट्रांसफरर के लिए होता है, ये रिसिपिएंट है। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो सर 3। डिस्कस द टेक्स, यही तो है ना। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो सर, Akhil HUF received 75,000 in cash from the niece of Akhil, that is the daughter of Akhil's sister. बताएगी अपूर्वा। क्या नहीं, Akhil is the कर्ता of the HUF। बताइए मैम। टैक्सेबल क्यों? क्योंकि ये जो HUF है ये मतलब जिससे रिसीव हुआ है 75,000 का 58,000 ज्यादा, और जिससे रिसीव हुआ है वो डॉटर ऑफ अखिल सिस्टर है, उसको तो अपन उसमें इंक्लूड नहीं करते। पक्का नहीं करते। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, तू मेरे से क्यों पूछेगी? ठीक है सर, ये टैक्सेबल है। ठीक है, चलो अगला छवि बता दे। Nitisha, member of her father's HUF, transferred a house property to the HUF without consideration. The stamp duty value of the house property is 9 lakh. बाप रे, 9 lakh। बाप, नालायक छवि वो है। क्यों? क्योंकि अपन वो की बेटी है ना वो। थैंक यू। आप क्वेश्चन को बता रहे हो या अपने आप को संतुष्टि दे रहे हो कि उसकी बेटी है? हाँ तो अगर उसके भाई का अगर HUF होता तो ये सब बकवास है। ना ना ना, मुझे रीजन दो। थोड़ा जल्दी चाहिए। तो मेरे को पता है पर मैं ना बोल नहीं पा रही हूँ। थोड़ा रीजन का सर, ये टैक्स सर रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर्ड है HUF और उसमें फैमिली मेंबर्स। मैम ऑफ कोर्स कुछ नहीं होता है ना। ठीक है, हाँ ये ऑफ कोर्स नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अगला वाला बता, बाकी जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर अक्षत रिसीव्ड 100 shares of A Limited from his friend as a gift on occasion of his 25th marriage anniversary. The fair market value on that date was 100 rupees per share. He also received jewelry worth 45,000 from his nephew on the same day. बताइए आचल जी। थोड़ा जोर से बोलना। हाँ, पता चला मेरे तक आवाज ही नहीं पहुंची। टैक्सेबल है कितना? क्यों? सॉरी, थोड़ा जोर से बहन, थोड़ा जोर से, जोर लगा के हिस्सा थोड़ी। आएगी आएगी, बाहर तक आएगी आवाज। बोल। ठीक है ठीक है। बहन ये नहीं आया मेरे पास तक। थोड़ा जोर से बहन, थोड़ा जोर से। हाँ डर के क्यों जवाब दे रही है? कहा मैं मारने थोड़ी कह रहा हूँ, नहीं आऊंगा। कितना? 45 पक्का? मैं बताऊंगा।
55 टैक्सेबल है पक्का? तो ये नेफ्यू फिर नहीं, आपको मौका दिया गया था पिछली बार मैम, बिल्कुल मौका दिया गया था सर। ये टैक्सेबल होगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। 100 शेयर्स इंटू 10 कर लो, मैरिज एनिवर्सरी का केस है सर, इंटू 100 10,000 प्लस सर अभी मैंने बताया था मूवेबल के केस में अपन एग्रीगेटिव करते हैं तो 45 को भी ऐड करेंगे, नेफ्यू कोई कवर नहीं होता रिलेटिव में सर। 55,000 50,000 से ज्यादा वो टैक्सेबल है सर, ठीक है। अगला वाला देखो, मैं बताऊंगा सपोर्ट देखो चलो, कैपिटल एसेट नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, इतनी खुशी थी ना, ओके मुस्कान बताएगी, ठीक है। सॉरी महक 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 महक, अरे वो नए नए स्टूडेंट में बहुत सारी मुस्कान है तो महक महक सॉरी। मैं मेरी बारी, मैं पूछूंगा क्या, कौन सा पॉइंट है, मैं पूछूंगा। Mr. Hari, a property dealer, sold a building in the course of his business to his friend Mr. Rajesh, who is a dealer in automobile spare parts for 90 lakh on 1/1/2024. When the stamp duty value was 150 lakh, the agreement was, however, entered into 1/9/2023 when the stamp duty value was 140 lakh. Okay, fine. ठीक है। Mr. Hari has received a down payment of 15 lakh by cross check from Rajesh. कोई कुछ नहीं बोलेगा, आधी पागल पूरी पागल। अब मैं तेको मारने के बदले मैं इसको मारूंगा, चलो। 15 lakh by cross check from Rajesh on the date of an agreement. Discuss the tax implication in the hands of Hari and Rajesh. बताइए मैम। Assuming that Mr. Hari has purchased the building for 75 lakh on 12 July 2022, आप मुझे हरी और राजेश के हाथ में ट्रीटमेंट बताइए, और थोड़ा जल्दी, पूरा जीवन ना बिताइए। थोड़ा जल्दी, फास्ट हो गया, जल्दी। इसके बाद इलस्ट्रेशन और है कि नीचे क्वेश्चन है डायरेक्ट? दो और है, 6 तक है, ठीक। अच्छा जी, जल्दी जल्दी। तनीषा भी वेट कर रही है बताने के लिए। मुझसे क्या पूछिए, मेरे को क्या पता, तू बताएगी। जल्दी महक, हमारे पास पूरा दिन नहीं है एक क्वेश्चन के लिए, एक बच्चा भी इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में बता लेगा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। हम पीजीपी पढ़ लिए, कैपिटल गेन पढ़ लिया, आईयूएस पढ़ लिए, 3 जगह सेम ट्रीटमेंट्स पढ़ लिए, अब क्यों अटक रहे हम इस पे? जल्दी तनिषा एक्सप्लेन। कितना? 10 मिनट, हाँ 10 मिनट, हाँ? कैसे कर रहे हो यार, इतना सड़ा क्वेश्चन है, चल बता।
अब मैम हो गया। योर चांस फिनिश्ड। चांस फिनिश तो गलत है ना, मैं क्या सही बोल रहा हूँ क्या उसको? चलिए बोलिए। ठीक है, ठीक है, क्या ये लेंगे? ठीक है, और 75 में परचेज किया था तो 75 लाख हरी कार में कैपिटल गेन। वेरी गुड, हरी के हाथ में कैपिटल गेन कर रहा है, उसमें 60 लाख में 90 और 150 का डिफरेंस। ओके, राजेश के हाथ में 60 लाख का क्या हो गया? हाईएस्ट। इतना सड़ा तो है, कहाँ अटक गए राम मालिक भाई? 75। पूरा तो बोलना था, मेरे को तो लगा ये वाला 75 बोल रही है, कैसे पता चलेगा? Would your answer be different if Hari was a shareholder instead of a property dealer? बताओ मैम रक्षिता। सही है मैम, क्योंकि अब आपको उसके आंसर को भी जस्टिफाई करना होगा। क्या करते हो यार 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 सर? अंतर ये हो जाता है सर कि एक बार ये कैपिटल एसेट हो जाती है और एक बार ये सर स्टॉक इन ट्रेड है। अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो सेक्शन 43 सीए आ जाता है सर, और अगर कैपिटल एसेट है तो सेक्शन 50 सी आ जाता है। नालायक कभी, यही तो बात है, डिफरेंस इसी का तो आएगा। थैंक यू बताने की गलती है सी है। मेरे को चेक कर रही थी कि मैं देखो चेक कर रहा था। ये होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क। एक मिनट, ये है ना सर, ये बहुत सिंपल होता है। इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन सर जिस ईयर का रिलेट करता है उससे कोई फर्क नहीं होता सर, जिस साल मिलता है उस साल इसकी टैक्सेबिलिटी आती है, वो भी कितना परसेंट? 50%। ये बहुत डैम इजी है सर। नीचे है ना क्वेश्चन सीधा, ये रहा सर, ये होमवर्क है, ये तो आप लोग कर सकते हैं सर, ये बहुत इजी है सर, ठीक है। अरे एक सेकेंड, ठीक है। तेरी तो पागल, वो पहला होमवर्क था, पहला कुछ नहीं है इसलिए होमवर्क दिया था, बाकी पढ़ाऊंगा। कैसे कर रहे हो बे नालायको? Examine whether the following are chargeable to tax and the amount liable to tax. A sum of 1,20,000 was received as gift from a non-relative by Raj on the occasion of marriage of his son Praveen. बताइए मैम। हाँ, क्यों? ठीक है, वेरी गुड सर। भले ही मैरिज ओकेशन में मिला है बट उसके बेटे के में मिला है तो सर ये टैक्सेबल है सर, और नॉन रिलेटिव है तो बात ही क्या है। अगला, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन ऑफ 96,000 रिसीव्ड ऑन 12th March 2024 for acquisition of urban land, of which 40% relate to the previous year 2023. क्या फर्क पड़ता है सर, किसी साल भी जिस साल रिसीव हो रहा है उस साल टैक्सेबिलिटी और 50%। अगला देखो, अगला ये सेम ही होता है सर, ये सेम है, ये ऊपर जो क्वेश्चन है ना उसी का सेम वर्जन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। द फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन फर्निश्ड बाय हिमाली pertaining to the year ended 31st March 2024. Cash gift of 51,000 received from her friend on the occasion of her Shishtapata Purti. Wedding function celebrated on her husband completing 60 years of age. This was also her 25th wedding anniversary. क्या acceptable है? जी, okay, 51,000, 50,000 चला जाए। On the above occasion, diamond necklace worth 2 lakh was presented by her sister living in Dubai. But marriage है, marriage anniversary है, sorry. सर रिलेटिव है ना, क्या दिक्कत है? एग्जेम्प्ट है सर, ठीक है, ये टैक्सेबल था ना। When she celebrated her daughter's wedding on 21st Feb 2024, her friend assigned Ms. Himali favor a fixed deposit held by the said friend in the scheduled bank. The value of fixed deposit and the accrued interest on the said date was क्या होगा ये? टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है? क्यों?
उसकी बेटी की मैरिज का बात करिए और उससे अच्छा चल मान ले 45 होता तो भी नहीं होता क्योंकि डॉटर की मतलब उसको नहीं मिल रहा है, उसकी डॉटर की वेडिंग में मिल रहा है। हाँ तो 50 से तो कम है, 50 तक तो लिमिट मेरे पास हमेशा से थी। ए भाई 50 की लिमिट है मेरे पास ना, तो 50 तो है, तो फिर अगर 45 फंस गई। एक मिनट रुकना, हाँ फिर उसमें भी क्या, उसमें भी क्या सर, पूरे होश में जग के रहो सर। नहीं सर, उसको पहले ही ऊपर 50 रन से ज्यादा मिल चुका है, हम एग्रीगेट करते हैं। Examine the following transaction in the context of Income Tax Act 1961. Mr. B transferred 500 shares of R Private Limited to B Company Private Limited on 10/10/2023 for 3 lakh. Fair market value कितनी है? 5 lakh. Index cost of acquisition of the shares for Mr. B was computed at 4,45,000. The transfer was not subjected to STT. STT नहीं लगता सर. Determine the income chargeable to tax in the hands of Mr. B. Mr. B के हाथ में क्या होगा सर? Capital gain. थोड़ा फास्ट, जल्दी भाई, इजी है क्वेश्चन, कुछ नहीं है सर। बोलो क्या मिस्टर बी के हाथ में कैपिटल गेन? हाँ सर, मिस्टर बी तो ट्रांसफर कर रहे, तो जो ट्रांसफर कर तो उसके हाथ में तो कैपिटल गेन ही देखते हैं। कितना? 40 क्या पागल है क्या? वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ तेरी तो कि लॉस आएगा 1,45,000। कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? जल्दी बताओ भाई कि 1,45,000 का लॉस है कि 55,000 का टैक्सेबल है, क्या बोल रहे हो? बताइए भाई। श्योर, चलो और दिखाते हैं। नहीं अरे ये तो है ना, बाकी लोग सोच क्या रहे हो मेरे को ये बताओ। सोच क्या रहे हो, कहां पर फंस रहे हो ये तो बताओ। फंस क्यों रहे हो, इजी तो है ये। चलो भाई, जबरदस्ती थोड़ी घुमाऊंगा, मैंने तो सिंपल ही पूछा था कितना। जी 55,000 में कैपिटल गेन है, सिंपल सी बात, ठीक है। और ये बी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के हाथ में 2 लाख पक्का, ठीक है। अगला क्वेश्चन लास्ट मिस्टर, हाँ चलो ठीक, मैं सोचा क्या हो गया। Mr. C is employed in a company with taxable salary income of 5 lakh. He received a sum of 1 lakh from Atma Charitable Trust, registered under Section 12AB by account page check in the December 2023 for meeting his medical expenses. Is the sum of money so received from the trust chargeable to tax in the hands of Mr. C? क्या ये 1 लाख टैक्सेबल है? आपसे पूछ रहा है। जल्दी सर, एग्जाम्प्ट है ना, ट्रस्ट और वो सबको तो अपन ने कवर किया था, ये एग्जाम्प्ट है। आई बात समझ, ये आपका आईयूएस कंप्लीट हुआ। ओके थैंक यू।